नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक, मेरे साथ है मेरी सहयोगी डिम्पल कालरा और मुंबई स्टूडियो से प्रियंका उपल भी हमारे साथ है। बाजार में आज का सत्र वैसे तो शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन ऊपरी स्तरों से बाजार काफी हल्का हुआ है और अब संघर्ष ये हो रहा है कि हर निशान में कैसे टिका जाए। निफ्टी है इस वक्त 20,075 के आसपास, बिल्कुल सपाट कारोबार। निफ्टी बैंक में हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा उथल पुथल है, हल्की तेजी के साथ इस वक्त 45,950 के आसपास ट्रेड हो रहा है। लेकिन आज पहली बार हमने 20,150 के ऊपर का भी निफ्टी देखा और इस वक्त 20,075 के आसपास का है, यानी कि ऊपरी स्तरों से करीब करीब 75-80 अंकों के आसपास की नरमी हम देख रहे हैं इस वक्त निफ्टी में। आज मेटल शेयरों से बाजार को थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है। हिंडाल्को देखने की हम चल रहा है, 3.25% के आसपास की तेजी वहां पर है। टाटा स्टील में 1.5% के आसपास की तेजी है। इसके अलावा जेएसपीएल के शेयर में भी थोड़ी बहुत खरीदारी हम देख रहे हैं। एनएमडीसी का शेयर भी आज चल रहा है। कुछ कुछ जो डिफेंसिव प्लेयर्स हैं एफएमसीजी या फिर फार्मा में, वहां पर भी आपको आज तेजी दिखेगी। और ऑटो में आयशर और एमएनएम का शेयर में आज हम तेजी देख रहे हैं। कंजम्पशन वाला खेमा है, थोड़ा सा सुस्त है, हमने 2 दिन की तेजी देखी वहां पर, इसलिए एशियन पेंट्स, आईटीसी वहां पर कमजोरी है और ब्रिटानिया टाटा कंज्यूमर के शेयर में भी करीब आधे से पौने % के आसपास की नरमी हम देख रहे हैं। अगले 1 घंटे में हम ये समझेंगे कि बाजार में आपके लिए मौके कहां पर बनेंगे। आखिर में हम बीटीएसटी ट्रेड्स भी जानेंगे, लेकिन एक बार बाजार का सेटअप समझ लेते हैं कि आंकड़ों के लिहाज से इस वक्त किस तरह से सेटअप बन रहा है। डिम्पी, 20,075 के आसपास है निफ्टी, सपाट ट्रेड, क्या ये होल्ड होगा? संकेत इसके मिल रहे हैं? चांसेस हाई हैं कि ये होल्ड हो जाएगा। दूसरे इसके चांसेस हैं कि ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही होगा, क्योंकि आपने एक लेवल पा तो लिया, लेकिन उसको टिकाने की जो जद्दोजहद और जो सेटलमेंट का इशू होता है ना, वो अभी बाकी है। तो मार्केट वही सेटल कर रहा है, क्योंकि ये हाथ बदला रेंज है, एक्चुअली में चेंज ऑफ अ हैंड्स रेंज है। इस रेंज में काफ़ी बड़े लोग बाहर जा रहे हैं, कुछ लोग अंदर आ रहे हैं। मार्केट के अंदर इस सेटलमेंट के लिए इसको थोड़ा समय चाहिए। एक पॉइंट मैं और बताऊंगा, एक बार ज़रा एडवांस डिक्लाइन दिखा सकते हैं आप? एडवांस डिक्लाइन दिखाइएगा। हालांकि मेरे पास 50 शेयरों का भी है, उसमें आप 25 वर्सेस 25 देखेंगे, यानी कि बराबर बराबर की टक्कर है। लेकिन जैसे आप एडवांस डिक्लाइन देखेंगे ना, तो वो ज़्यादा डेटोरेटिंग ख़राब नहीं हुई है। एक और इंडिया विक्स भी, आप अब ये देखिए, 60 शेयर हैं डिक्लाइंस में, उसके जस्ट डबल है। और निफ्टी के पास गेन क्या है? मात्र 10 पॉइंट या 20 पॉइंट का। तो चीज़ें ठीक है, चीज़ें ख़राब नहीं हो रही हैं, सिर्फ एक एडजस्टमेंट का पार्ट है, जैसे मैं शुरुआत में आपको बता रहा था कि वही आपको आते हुए दिखेंगे। ये है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स टूटना चाहिए जब बाज़ार बढ़ता है, तो थोड़ा बहुत टूटा है, लेकिन ये ज़्यादा कमज़ोर नहीं है, इसलिए इसी रेंज में अभी टसल और होगा। एक और पॉइंट है, आप इंडिया विक्स के साथ साथ एक काम और कर सकते हैं, आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को एक बार ज़रा दिखाइए, साथ ही दिखाइए आप इन्फोसिस को, और एक दिखाइए आईटीसी को या टीसीएस को दिखा दीजिए। इन शेयर्स को मैं दिखाने की वजह इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारे मार्केट लीडर हैं। आप इनमें एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, किसी भी शेयर के पास 1% से कुछ ज़्यादा का बड़ा मूव नहीं है, गिरावट भी नहीं है। इसलिए अभिषेक, जो अभी आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बाज़ार ऐसे ही रहेगा, तो इसका जवाब मैं इन सभी रीज़न्स की वजह से दे सकता हूँ। अब मेहमान हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, प्रियंका उनके पास जा रही हैं और उनसे पता कर लेंगे एक बार कि निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड कैसे करना चाहिए। प्रियंका, ये तो इनिशियल अंडरस्टैंडिंग हुई मार्केट्स की, लेकिन अब हमारे साथ क्षितिज गांधी हैं टेक्निकल नजरिया देने के लिए, और नागराज शेट्टी भी हैं हमें बताने के लिए आज बाजार पर करेंगे आप। गुड आफ्टरनून टू बोथ ऑफ यू। क्षितिज, क्विकली एक बार समझते हैं, क्योंकि नीचे से वीकली अब आज ही है और हमने देखा कि कॉल राइटिंग नीचे के भी लेवल्स पर आपको राइटिंग दिख रही है और बहुत छोटी रेंज है, 20-100 की कॉल पे भी राइटिंग हो रही है और पुट 20,000 की पुट पे भी राइटिंग हो रही है। तो यानी हम बहुत ही छोटे दायरे में कारोबार कर रहे हैं, वो हमें दिख भी रहा है। लेकिन ये जो विक्स भी थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, इससे क्या इंडिकेशन लेने चाहिए? कैसे ट्रेड आप देख रहे हैं इस वक्त इंडेक्स पे? प्रियंका, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए, यहाँ पे बिल्कुल सही, यहाँ पे आपने पॉइंट आउट किया। अगर हम लोग डेरिवेटिव डेटा की तरफ देखें तो एक बहुत ही दायरे से गुजरता दिखाई देगा बाजार, यहाँ पे यही पॉइंट होता है, दिखाई दे रहा है। बट अगेन, जिस तरीके से डिम्पी जी ने समझाया, अगेन यहाँ पे कुछ ट्रेडर्स हैं जो मार्केट से एग्जिट लेने की चेष्टा कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाइस के आसपास ट्रेड करते दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रेडर्स को ये भी फील हो जाता है कि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड कहीं ना कहीं अब फेवर नहीं करता। तो जब ऑल टाइम हाइस के पास पहुंच जाती है, तो कभी ट्रेडर्स प्रॉफिट भी लॉक करने का उतना ही जरूरी समझते हैं जितना जरूरी पोजीशन बनाना है। वहीं अगर हम लोग दूसरी तरफ बात करें, जो अभी भी एग्रेसिव ट्रेडर्स है, कहीं ना कहीं लॉन्ग बेट्स लेने की पूरी पूरी चेष्टा कर रहे होंगे। ओवरऑल देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग
जो मार्केट के दिग्गज स्टॉक्स है, जिस तरीके से यहाँ पे समझाया पहले भी, इन्फोसिस, रिलायंस, टीसीएस, ये स्टॉक्स जो है मार्केट को कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगेन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो क्लियरली स्ट्रेटेजी फिलहाल अभी बाय एंड डिप्स की है। अगेन जैसे कि मार्केट अब 20,000 के रेंज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, यहाँ पे क्लोजिंग भी थी कल के सेशन में, तो कहीं ना कहीं अब एक 20,000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल डेवलप होता दिखाई दे रहा है निफ्टी के अंदर। तो ओवरऑल यहाँ पे नजरिया पॉजिटिव है। इनफैक्ट बीते हफ्ते की अगर हम लोग एक्सपायरी की तरफ देखें तो हम लोगों ने नोटिस किया था कि 19,950 के कॉल राइटर्स वहां ट्रैप होते दिखाई दिए थे। तो कहीं ना कहीं यही दर्शाता है कि फिलहाल अभी बियर्स के लिए तो कोई भी स्पेस नहीं है मार्केट में। बट यस अगेन किसी भी डिप पे हम लोग यही अपॉर्चुनिटी तलाश करें कि यहाँ पे हम लोग लॉन्ग बेट्स लेके चले, क्योंकि लॉन्ग बेट्स लेने में थोड़ी सही स्ट्रेटेजी रहेगी, लो रिस्क स्ट्रेटेजी रहेगी। ऊपरी लेवल्स की तरफ देखें, अपर साइड पे देखें तो 20,100 पे हम लोग कॉल राइटिंग तो जरूर देख रहे हैं, बट अगेन वो एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू के चलते कहीं ना कहीं थीटा डिके की वजह से भी कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉल राइटिंग जो है इतनी ज्यादा हमें तवज्जो नहीं देना चाहिए आज की एक्सपायरी के हिसाब से। तो ओवरऑल नजरिया पॉजिटिव है, जल्दी हम लोग 20,200 को भी क्रॉस करते दिखाई देंगे। नागराज से भी समझ लेते हैं। नागराज, वेरी क्विकली, क्या कल से जब एक नए हफ्ते की शुरुआत हो जाएगी तो क्या वहां के लिए लॉन्ग ट्रेड्स इनिशिएट करने चाहिए, क्योंकि विक्स तो कूल ऑफ हो रहा है? मार्केट में आप देखोगे, मार्केट में ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। हालांकि लास्ट 6-7 सेशन के 7-8 इनफैक्ट सेशन के अपसाइड के बाद मार्केट में थोड़ा कूल ऑफ लग रहा है। मुझे लगता है कि 20,150 से नीचे निचला स्तर अराउंड 19,950 के आसपास एक रेंज बना हुआ है। वो रेंज के आगे लास्ट 2-3 दिन से हम देख सकते हैं कि मार्केट थोड़ा हेजिटेंट कर रहा है अराउंड 20,100 के ऊपर ब्रेक करने के लिए। एट द सेम टाइम बाय ऑन डिप्स का जो बाइंग एमर्ज हो रहा है निचला स्तर से अराउंड 19,950 के आसपास, यही रेंज बाउंड रहेगा। मार्केट थोड़ा कुछ कंसोलिडेशन रह सकता है। अगर मार्केट इधर से एक 40-50 पॉइंट नीचे गिरता है, मुझे लगता है कि अराउंड निचला स्तर से एक बाइंग एमर्ज होगा एक आध 2 सेशन से। सो मैं मानता हूं कि एनी डिक्लाइंस टू बी बाय ऑन डिप्स, और ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस अभी भी इंटैक्ट है, और जो शार्प गिरने के बाद थोड़ा कुछ अपसाइड बाउंस देने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो बाजार पर ये व्यू, लेकिन एक और एक्सपर्ट को, शाहिना मुकादम को अपने साथ जोड़ लेते हैं। शाहिना मैम, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। देखिए, बाजार में आज एक हम चीज़ देख रहे हैं ना, टाटा स्टील या फिर हिंडाल्को, JSW, ये सारे के सारे शेयर चल रहे हैं और हमने देखा कि काफ़ी ये नैरो रेंज में इन शेयरों ने ट्रेड किया है। टाटा स्टील ने 110 से लेकर 125-30 की रेंज में ट्रेड किया है। क्या आपको लगता है कि कुछ स्ट्रक्चरली इनके लिए कुछ चेंज हो रहा है? आपका व्यू कुछ बदल रहा है क्या मेटल स्टॉक्स पर? मुझे लगता है कि मेटल स्टॉक्स में अभी थोड़ा जंप आ रहा है, क्योंकि चाइना एक्चुअली उनका जो डिमांड है वहां पर काफी इंक्रीज हो रहा है, और इस हिसाब से उनका कंस्ट्रक्शन में भी जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स पहले किए थे, दे आर ट्राइंग टू फिनिश द प्रोजेक्ट्स, तो उस हिसाब से जो डिमांड का जो सिनारियो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। तो उस हिसाब से आई थिंक मेटल स्टॉक्स में देयर इज पोटेंशियल कि वो नेक्स्ट कपल ऑफ 1 या 2 क्वार्टर में जो पहले जो प्राइसेस जो नीचे आ रहे थे मेटल्स के, जस्ट अबाउट, अगर आप कोई भी मेटल ले लो, वो काफी जैसे प्राइसेस नीचे आ चुके थे, अभी थोड़ा उसमें वापस से फिर से बाउंस आ रहा है। उस हिसाब से आई थिंक मेटल स्टॉक्स में थोड़ा वापस से इंटरेस्ट रिटर्न हो रहा है। ठीक है, मेटल स्टॉक्स पर ये व्यू, लेकिन अपने दोनों टेक्निकल एक्सपर्ट से समझ लेते हैं कि उनको आज ट्रेड के मौके कहां पर दिख रहे हैं। अब क्षितिज, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। क्या आप खरीदने की सलाह देंगे? उम्मीद करके ये चल रहे हैं कि आप पास दोनों के दोनों बाय कॉल्स होंगे। बिल्कुल अभिषेक जी, कॉन्फिडेंस बिल्कुल बाय साइड पे ही रहेगा। इनफैक्ट यहाँ पे रिकमेंडेशन दोनों ही मैं सेम स्पेस में आज लेके आया हूँ। देखिए, कॉन्फिडेंस मेरा यहाँ पे फिलहाल अभी बैंकिंग और फाइनेंशियल पे ज्यादा बना हुआ है। हमने बीते कई हफ्तों में देखा कि बैंकिंग स्टॉक्स और खासकर एनबीएफसीज यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है। बट अब इस रैली में मुझे लगता है कभी भी बाजार अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी कूल ऑफ होने की कोशिश करता है तो बैंकिंग और फाइनेंशियल ये स्पेस रहेंगे जो मार्केट को संभालते दिखाई देंगे। तो दोनों रिकमेंडेशन बाय साइड पे रहेंगी। पहला स्टॉक रहेगा मेरा चोला फाइनेंस के ऊपर। चोला फाइनेंस के टेक्निकल पैरामीटर्स की बात करें तो स्टॉक ने एक ब्रॉडर चार्ट्स पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने के बाद एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अगर शॉर्ट टर्म चार्ट्स की बात करें तो 3 दिन की गिरावट के बाद
आज के सेशन में लगभग 3-3.5% के गेन्स दिखा रहा है। मुझे लगता है यह जो मोमेंटम कैच किया है चोला फाइनेंस ने सेशन में कैरी करना चाहिए, आखिरी घंटे में इनफैक्ट आने वाले सेशन में भी कैरी करना चाहिए। तो स्टॉक ट्रेड कर रहा है लगभग 1200 रुपए के आसपास। तो यहाँ ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हो जाऊंगा मैं 1160 रुपए के नीचे। अपसाइड में मुझे लगता है 1240 से 1245 तक के लेवल्स स्टॉक के अंदर टेस्ट होते दिखाई दे सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक रहेगा अगेन हाउसिंग फाइनेंस का स्टॉक है LIC हाउसिंग फाइनेंस। देखिए यहाँ पे अगेन स्टॉक में बड़े कंसोलिडेशन फेज के बाद एक मोमेंटम आता दिखाई दिया है। इनफैक्ट कल के सेशन में लोअर लेवल से एक बाइंग उभरती दिखाई दी थी। मुझे लगता है जो ये आज के सेशन में 2 से 2.5% के गेन्स देख रहे हैं स्टॉक में हम, ये कंटिन्यू रहने चाहिए। आने वाले सेशन में स्टॉक ट्रेड करा है 463 के आसपास। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यहाँ सुझाऊंगा 450 रुपए के नीचे। अपसाइड में मुझे लगता है 485 तक के लेवल स्टॉक के अंदर टेस्ट होते दिखाई दे सकते हैं। तो चोला फाइनेंस और LIC हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर नजर बना के रखेंगे। ठीक है, दो बढ़िया के लिए और दोनों के दोनों फाइनेंशियल स्पेस से चोला फाइनेंस और LIC हाउसिंग फाइनेंस दोनों के दोनों खरीदारी की राय क्षितिज की तरफ से। नागराज, आपके लिस्ट में कौन से शेयर हैं? क्या आप भी खरीदारी के खिलाड़ियों के साथ जाएंगे या फिर कोई शॉर्ट की भी रणनीति आपके पास है? जी हाँ, मेरे ख्याल से लॉन्ग की रणनीति स्ट्रैटेजी रखना चाहिए मार्केट में। अभी भी मार्केट इतना हाई के पास, नया हाई के पास रुका है, लेकिन रिवर्सल टाइप ऑफ पैटर्न कोई भी फॉर्म नहीं हो रहा है इवन निफ्टी में और इवन ब्रॉड मार्केट इंडेक्स में। मेरे ख्याल से आज के जो शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए मेटल और IT अच्छा खासा प्लेस्ड है। मेरे ख्याल से एक अपसाइड मोमेंटम रहना चाहिए दोनों सेक्टर में। उनमें ही मैं लॉन्ग कॉल्स दोनों में देना चाहूंगा। फर्स्ट मेरा रहेगा टाटा स्टील का। आप चार्टिकली देखोगे टाटा स्टील एक शार्प अपसाइड बाउंस के बाद एक 5-6 सेशन से एक कंसोलिडेशन मोमेंट में है और एक फ्लैग टाइप का पैटर्न फॉर्म हो रहा है, टेक्निकली हम कहते हैं। और उसका 132-133 का जो अपसाइड ब्रेकआउट पॉइंट है 132-132.50 का, उसको अटेम्प्ट कर रहा है। थोड़ा कुछ कूल ऑफ हुआ है ऊपर के लेवल से, मेरे ख्याल से इधर से बाई कर सकते हैं। अराउंड 130-150 के आसपास ट्रेड हो रहा है और उसका अपसाइड टारगेट रहेगा 138 का और 128.50 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। मेरा दूसरा है IT सेक्टर में टेक महिंद्रा। चार्टिकली टेक महिंद्रा एक शार्प अपसाइड ब्रेकआउट के बाद एक कंसोलिडेशन मूवमेंट में रहा और उसका स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस था जो गैप का, वो ब्रेक करके उसके ऊपर अभी क्लोज हो रहा है। मेरे ख्याल से लास्ट 3-4 दिन से एक सस्टेनेबल एक मूवमेंट दिखा रहा है और एक सपोर्ट के ऊपर होल्ड कर रहा है। इधर से बाय करना चाहिए। अराउंड 1277 के आसपास ट्रेड हो रहा है और मेरे ख्याल से उसका अपसाइड टारगेट रहेगा अराउंड 1240, सॉरी उसका अपसाइड टारगेट रहेगा 1350 का और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1240 का। कुछ ट्रेड आपको बता रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स जहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं। हमने बकायदा उसका स्टॉप लॉस टारगेट भी लिख रहे हैं ताकि आपसे किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन ना हो। नीलेश शैन इस बीच मेरे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में, उनसे मैं ऑप्शंस का एक ट्रेड पता करूंगा। लेकिन ठीक उससे पहले आपको ध्यान होगा कल हमने एक शेयर के बारे में आपको बताया था और वो खुलेआम डंके की चोट पे बोला था वो शेयर चलेगा ज़रूर। उस शेयर का नाम था ग्रैंडलेस इंडिया। सिर्फ डाटा के बेसिस पर हमने कहा था कि कोई आदमी इसको खरीद रहा है और बहुत अच्छे से खरीद रहा है, क्योंकि जो उसका ओपन इंटरेस्ट था वो करीब 15-16% से कहीं ज़्यादा का था। आज आप देखिए फिर से 4% ऊपर है, मार्केट वहीं का वहीं खड़ा है 20,000 पे। बट ग्रैंडलेस आप कल का भी मूव दिखा सकते हैं इसके अंदर जोड़ के। क्षितिज, मेरे को आपसे ये पता करना है, जब ग्रैंडलेस का डाटा ये बात बता रहा है अच्छे से कि इसके अंदर बाइंग होगी और हो रही है, चल रहा है शेयर, मेरे को सिर्फ आपसे ये पता करना है कि जो आदमी इसके अंदर आया है, जिसने पोजीशंस बनाई है, वो कितने तक इस शेयर को चला सकता है, यानी कि कितने तक ये शेयर जा सकता है। बिल्कुल डिम्पी जी, देखिए अच्छा स्टॉक यहाँ पे पिक किया। ओपन इंटरेस्ट कल के सेशन में अच्छा ऐड हुआ था। इनफैक्ट आज के सेशन में यहाँ पे फॉलो बाइंग देखने को मिल रही है। स्टॉक लगभग 4% के गेन्स के साथ ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट डेज हाई के आसपास ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। तो सलाह रहेगी कि जिनके पास ऑलरेडी यहाँ पे स्टॉक में पोजीशन है, स्टॉक को होल्ड करके चलिए। स्टॉक अपसाइड में 347 से 350 तक के जोन को टेस्ट करने का पोटेंशियल रखता है। डाउन साइड की बात करें तो यहाँ पे अगर लोअर लेवल से किसी ने पोजीशन बनाई है तो स्टॉप लॉस ट्रेल करने की सलाह रहेगी। करंट लेवल से स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल करके रख लीजिए 322 रुपए के नीचे। तो 322 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। अपसाइड में जैसे कि बताया 348 से 350 तक के लेवल्स इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ओके, डन। सुबह हमने आपको NBCC बताया बकायदा डेज हाई पे 9%। अवंती फीड्स हमने पता किया था कुछ बोरा से, वो कहते ज़रूर प्लस करना चाहिए, वो चला।
MMTC का बताया सर्किट लगेगा 10% का, उस पर सर्किट लगा, हालांकि वो बाद में खुला भी। सारे के सारे शेयर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब मैं जरा अपने मेहमान ऑप्शंस वाले उनको जोड़ता हूँ, नीलेश जैन को, और उनसे एक जरा ऑप्शंस का सौदा और पता करते हैं। आइए देखते हैं ऑप्शंस का चैंपियन। नीलेश जी बताइए सर, आज का कौन सा ऑप्शन दे रहे हैं? आपके ऑप्शन सुपर हिट होती है। आपने 12 बजे के शो में आज मेरे साथ थे, तब आप बता रहे थे कि एक 20,050 वाली कॉल लेने के लिए, वो ठीक चल रही है सर अभी तक तो? वेरी गुड आफ्टरनून। मेटल स्पेस में काफी अच्छा मोमेंटम है और मेटल स्पेस में हमें बहुत सारे स्टॉक्स में ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो हिंडाल्को एक काउंटर है जिसने अपने पिछले जनवरी में जो हाइस बने थे उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया है। लगभग 490 के ऊपर का ब्रेकआउट है ये, और जो मोमेंटम है वो स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट डेटा भी देखें तो लगभग 7% का हुआ है, इजाफा हुआ है। तो काफी अच्छे खासे लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं। इस मोमेंटम को प्ले करने के लिए यहाँ पर 500 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह होगी। और ऊपरी स्तर पर अगर हम देखें तो अपसाइड बनती हुई नजर आ रही है लगभग 17 रुपए से 20 रुपए की। तो पहला टारगेट 17 रुपए का होगा, दूसरा टारगेट 20 रुपए का होगा। स्टॉप लॉस रख के चलना होगा 8.5 8.5 रुपए का। अब यहाँ पे अगर हम रिस्क एंड रिवॉर्ड इन टर्म ऑफ रुपीज देखें तो लगभग 4,200 का रिस्क है एंड रिवॉर्ड बन सकता है 11,200 का। अगर हिंडाल्को 500 का कॉल ऑप्शन यहाँ पे 20 रुपए के टारगेट हिट करता है तो यहाँ पे 11,200 तक का मुनाफा हो सकता है। तो ओवरऑल ब्रेकआउट कैंडिडेट है और यहाँ पे मोमेंटम के चलते 500 का कॉल ऑप्शन हिंडाल्को में खरीदने की सलाह होगी। 500 की कॉल आप यहाँ खरीदने की सलाह दे रहे हैं। आज मेटल जिस तरह से बाउंस बैक हुए हैं और इन द मनी होंगे आप 504 पे इस वक्त लगभग 498 498 के आसपास होते हैं। हिंडाल्को का लाइव प्राइस मेरे पास यहाँ अपडेट नहीं हो रहा, लेकिन एट द मनी की कॉल है ये 500 की स्ट्राइक पे, जो कि 11-12 पे ट्रेड कर रही है। आपको वो खरीदने की यहाँ सलाह है, लेकिन एट द सेम टाइम ठीक है। शुक्रिया बहुत बहुत नीलेश, ये पूरा स्ट्रैटेजी समझाने के लिए। बढ़ते आगे कुछ और स्टॉक्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। अभी ग्रैन्यूल्स को डिम्पी डिस्कस कर रहे थे केमिकल स्पेस से ही, और निफ्टी की कंपनी लार्ज कैप कंपनी यूपीएल को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आज 4% की मूव शुरू हुई है और ये जब से केमिकल स्टॉक्स के हमने भी जिक्र करना शुरू किया, 580 575 के लो से अब रिकवर होकर देखिए आज 632। हालांकि इसकी पूरी चाल में कहीं ना कहीं आपको शैलो करेक्शंस भी दिखी हैं, लेकिन अब जो जिस फेज में है, जिस लेग में ये दिख गया है, यहां से नागराज क्या लेवल्स होने चाहिए जिसके लिए आय करना चाहिए यूपीएल को? सस्टेन रहेंगी ये मूव? जी हाँ, यूपीएल एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देने की कोशिश की है, क्योंकि लास्ट कई दिनों से ग्रेजुअल अपसाइड मोमेंटम में था और कहीं ना कहीं चार्ट इंडिकेट करता है कि ये जो बड़ा मंदी का जो ट्रेंड था वो लगभग खत्म हो गया है मार्केट, और ये स्टॉक अभी ग्रेजुअली ऊपर जा सकता है। उसका अगला रेजिस्टेंस मैं देख रहा हूँ अराउंड 660 के आसपास। राइट, तो ये तो बात रही यूपीएल पर, लेकिन कुछ और स्टॉक्स भी और स्पेशली मेटल में एनएमडीसी जैसे स्टॉक्स की बात करते हैं। आज 5% की मूव है। यहाँ पर भी एक न्यूज़ का ट्रिगर तो है। एक बार मेटल्स की जो मूव है और एनएमडीसी पे जिस तरह का 5% का आप एक मूव देख रहे हैं, क्षितिज क्या यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी या राइड करना चाहिए इस गेन को? मेटल्स की मूव भी बहुत सस्टेन नहीं करती है, हालांकि मोमेंटम में आज जरूर है, लेकिन क्या करें, एक बार के लिए बुक करें या फिर राइड करें? बिल्कुल प्रियंका जी, देखिए यहाँ पे अगर निचले स्तरों से किसी ने पोजीशन बनाई है, इनफैक्ट आज के सेशन में 4-4.5% के गेन्स ऑलरेडी दिखा रहा है। देखिए 150 का जो लेवल है अहम रेजिस्टेंस लेवल काम करेगा। लास्ट हम लोगों ने स्टॉक में 2021 में 2 साल पहले ये लेवल्स आते दिखाई दिए थे, तो कहीं ना कहीं ये उस लेवल को क्रॉस करने में थोड़ी सी मशक्कत फील करता दिखाई दे सकता है। तो इनफैक्ट अगर किसी ने शॉर्ट टर्म नजरिए से लिए थे उनको सलाह रहेगी थोड़ा बहुत प्रॉफिट यहाँ पे जरूर लॉक करिए। जैसे कि मैंने बताया कि 150 के लगभग यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल दिखाई दे रहे हैं चार्ट्स के ऊपर। अगर यहाँ पे फिर भी पोजीशन आपको होल्ड करनी है तो स्टॉप लॉस एटलीस्ट अपना ट्रेल कर लीजिए। करंट लेवल से यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाऊंगा 143 का, तो 143 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। बट अगेन 150 के ब्रेकआउट के लेवल की एक बार वेट करते हैं, वहां से एक बार ब्रेकआउट आता है तो अपसाइड मोमेंटम बिल्कुल कैरी भी रहने की संभावना है मीडियम टर्म के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, एनएमडीसी पर ये व्यू। आज हम देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन स्पेस वाली भी कुछ कंपनियां चल रही हैं, क्रेन सर्विस वाली या फिर प्योर कंस्ट्रक्शन वाली। एनबीसीसी में देख रहे हैं कि 8-9% के आसपास के मूव से, और ये 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर आज के सत्र में पहुंचा ये शेयर। नागराज, एनबीसीसी की चाल जरा देखिए और ये बताइए क्या ये शेयर अभी और चलेगा? अगर हाँ तो कहां तक आप जाता हुआ देख रहे हैं इसको?
जी हाँ, एनबीसीसी के जो 2 दिन पहले के शार्प डिक्लाइन के बाद एक अच्छा खासा काउंटर अटैक का बुल कहते हैं, एक बाउंस बैक दिखने को मिला है ये स्टॉक प्राइस में। अभी अराउंड 62-63 का जो हर्डल पार करने की कोशिश कर रहा है। ओवरऑल चार्ट पॉजिटिव है, मोमेंटम हायर और हायर टॉप्स हायर बॉटम्स है और जो इनिशियल सपोर्ट 10 डे 20 डे ईएमए के आसपास से ये स्टॉक प्राइस में बाइंग इमर्ज हो रहा है। मेरे ख्याल से ओवरऑल चार्ट पैटर्न पॉजिटिव है। अगर ये स्टॉक एक इनिशियल रेजिस्टेंस 63 का अगर पार करता है, ब्रेक करता है, उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा अराउंड 68 का। ठीक है, 68 रुपए तक कम से कम ये शेयर जाता हुआ दिख रहा है नागराज को। क्षितिज, आप जरा ना यूपीएल को देखिए। यूपीएल ने आज क्या ना दिन के ट्रेड में मौका दिया है, ऐसा नहीं कि गैप अप खुला हो। शुरुआत शांत हुई थी, उसके बाद ये धीरे धीरे करके शेयर चला है और अब ये निफ्टी का टॉप गेनर भी इनफैक्ट ये शेयर हो गया है। 0.25% के आसपास की तेजी है। हालांकि ये बहुत समय हो गया कि जब ये 600 से 20-25 रुपए कम या फिर 600 से 20-25-30 रुपए ज्यादा इसी रेंज में शेयर रहा है। इसके ब्रेकआउट्स कब तक आते हुए आपको दिख रहे हैं? कौन सा लेवल पार करेगा तो पुख्ता हो जाएगा वो? कि अच्छा स्टॉक यहाँ पे पिक किया हम लोगों ने यूपीएल का। लोअर लेवल से अच्छी बाइंग उभरी है स्टॉक के अंदर। इनफैक्ट लोअर लेवल्स पे अच्छा समय बिताया स्टॉक ने। 600 रुपए के लगभग एक बेस बिल्डअप करने के बाद आज स्टॉक में मोमेंटम आता दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए फिर भी अभी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो वीकली चार्ट्स हैं वहां पे कहीं ना कहीं मल्टीपल रेजिस्टेंस आते दिखाई दे रहे हैं। तो इनफैक्ट अगर बड़े ब्रेकआउट की बात करें तो मुझे लगता है 650 के लेवल की वेट करनी चाहिए कंफर्मेशन के लिए कि 650 के लेवल पे वीकली चार्ट्स पे कहीं ना कहीं 200 दिन की मूविंग एवरेज लाई करती है, विच इज एक्चुअली वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर द स्टॉक मूविंग फॉरवर्ड। तो यहाँ पे एक बार 650 के लगभग स्ट्रॉन्ग हर्डल आता दिखाई दे रहा है, तो बड़े ब्रेकआउट की वेट करते दिखाई देंगे। फिलहाल जो मोमेंटम स्टॉक पे किया मुझे लगता है 645 तक एक बार कैरी करना चाहिए। वहां पे कहीं ना कहीं एक बार स्टॉक को होल्ड लेता दिखाई देगा। अभी हम एनबीसीसी के बारे में जिक्र कर रहे थे। इसके साथ में एक और कंपनी भी है, वो भी सरकारी है। आज मैंने सरकारी कंपनीज, पता नहीं क्यों मेरी बार बार नज़र सरकारी कंपनीज पे जा रही है। एनएचपीसी, एक बार जरा उसको दिखाइए। इसके अंदर भी सडन स्पाइक के साथ ही करीब 7% ऊपर आ चुका है। एक और कंपनी अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जब एलआईसी की चर्चा हो रही थी तो मैंने इसका तुरंत पीयर चेक किया कि पीएनबी हाउसिंग के अंदर क्या हो रहा है। एक बार ज़रा पीएनबी हाउसिंग भी दिखा दीजिए। पीएनबी हाउसिंग के नाम से एक कंपनी है, ठीक है। तो ये ज़रा दिखाइए इन दोनों कंपनीज़ को। क्षितिज, आप ही ज़रा चेक कीजिए इन दोनों में कोई सौदा है। एलआईसी हाउसिंग तो आपका ट्रेड था ना, जब आप बताया मैंने तुरंत चेक किया पीएनबी हाउसिंग। क्या इसको भी बीटीएसटी या फिर सौदा ले सकते हैं? और एनएचपीसी भी चेक करना। हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक्स के ऊपर बात कर लेते हैं। इनफैक्ट स्टार्ट ऑफ द वीडियो दोनों ही स्टॉक्स रिकमेंडेशन मेरी फाइनेंशियल स्पेस में से थी, चोला फाइनेंस और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। बिकॉज मुझे अगेन यही फीलिंग आती दिखाई दे रही है कि यहाँ पे फाइनेंशियल स्टॉक्स में जो अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली थी आने वाले सेशंस में बिल्कुल यहाँ पे आउट परफॉर्म करते दिखाएंगे। अब स्टॉक की बात करते हैं, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला स्टॉक के ऊपर, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। इनफैक्ट यहाँ पे ब्रेकआउट आता दिखाई दे रहा है 720 के ऊपर। तो बड़े कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने एक मोमेंटम कैच किया काफी समय के बाद। मुझे लगता है जो मोमेंटम कैच किया अपसाइड में 745 से 750 तक स्टॉक को लेके जा सकता है। तो इनफैक्ट यहाँ पे अगर किसी को फ्रेश पोजीशन बनानी है एज अ बीटीएसटी ट्रेड तो यहाँ पे सुझाऊंगा बिल्कुल ली जा सकती है। डाउन साइड में अच्छा खासा सपोर्ट बिल्डअप कर लिया, जैसे मैंने बताया था 700 रुपए का एक स्ट्रॉन्ग हर्डल था जो अब सपोर्ट में कन्वर्ट होता दिखाई दे रहा है। तो 700 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पे सुझाऊंगा। अपसाइड में 745 से 750 तक के टारगेट स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। दूसरे स्टॉक आपने बात करी डिम्पी जी एनएचपीसी की। देखिए एनएचपीसी में पिछले आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में काफी अच्छी बाइंग उभरती दिखाई दी है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। स्टॉक अपना जो अहम लेवल था 56 रुपए का, 55.5 रुपए का, उसके ऊपर निकलता दिखाई दे रहा है। और इनफैक्ट हिस्टोरिकली स्टॉक ने काफी अच्छे रिटर्न्स भी यहाँ पे अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। अगर अपसाइड की अब करंट लेवल से बात करें तो बिल्कुल ये जो मोमेंटम कैच किया है जाके हॉल्ट होना चाहिए लगभग 60 रुपीज पे। 60 रुपए का यहाँ पे टारगेट स्टॉक के अंदर निकल के आता है। डाउन साइड की बात करें तो 53 का रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा फेवर कर रहा है। 53 के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश पोजीशन बिल्कुल बनाई जा सकती है। अपसाइड में 59 से 60 रुपीज तक के लेवल एनएचपीसी में भी देखने को मिलेंगे। वैसे तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक को थोड़ा मीठा करके जाते हैं और उससे पहले ज़रा शाइना मुकद्दम से पता कर लेते हैं। शाइना, ये शुगर वाली कंपनीज चल रही है, सबको पता है कि शुगर की डिमांड थोड़ी कम, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। ये मिसमैच तो है और इसका भरपूर फ़ायदा ग्लोबल फ्रंट पे भी मिल रहा है ना। आपको पता है कि देश की सरकार इतनी संजीदा हो गई है कि जैसे देखते हैं कि थोड़ा बहुत भी मिसमैच है एक्सपोर्ट तुरंत बैन हो जाता है।
धामपुर, बलरामपुर, रेणुका, ईआईडी पैरी, कोई भी शुगर कंपनीज उठा लेंगे 5% से ऊपर ज़्यादा मिलेगी। मेरा सवाल इससे थोड़ा आगे चल के ये है, ये अभी कितना और चलेगा? इसी पैटर्न पे ही चलती है कंपनी, और तो शुगर में नया तो कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ डिमांड सप्लाई का सारा खेम है। तो अभी और कितनी और चलेंगी ये शुगर कंपनियां? मेरे हिसाब से ना थोड़ा सावधान रहना चाहिए शुगर स्पेस में। कपल ऑफ पॉइंट्स जो चल रहे स्टॉक्स इज बिकॉज जो शुगर प्राइसेस है वो काफी स्टेबल है, ऊपर गए हैं, और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी शुगर प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। तो ये सेंटिमेंट बहुत पॉजिटिव है फॉर ओवरऑल शुगर स्टॉक्स, शुगर प्राइसेस, शुगर सेक्टर। एट द सेम टाइम मैं सावधान इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप 5 इयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो जो प्रॉफिटेबिलिटी है शुगर कंपनीज की, इट वेंट ऑन इम्प्रूविंग ईयर बाय ईयर बाय ईयर बाय ईयर बाय ईयर, और हमने लास्ट ईयर काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखा, और स्टॉक्स भी अगर आप देखो काफी अच्छे चल चुके हैं। अभी ये जो 6 मंथ्स में है अभी, और द स्टॉक्स हैव मूव्ड अप। नाउ व्हाट फर्दर, अभी क्या है, कपल ऑफ इश्यूज है। एक तो इलेक्शन ईयर है, ओके, तो गवर्नमेंट विल बी अंडर प्रेशर टू कीप द शुगर प्राइसेस, डोमेस्टिक फिनिश प्राइसेस लो। उस हिसाब से अगर एक्सपोर्ट्स पे कुछ स्टॉप आता है तो हमको वो इंटरनेशनल हाई प्राइसेस का बेनिफिट थोड़ा कम हो सकता है। दूसरी बात, इलेक्शन ईयर में हो सकता है कि जो केन शुगर के प्राइसेस हो वो थोड़े एग्रेसिवली प्राइस्ड करे, मतलब जो गवर्नमेंट फिक्स करती है रेट्स। तो ये सब हमको एक्चुअली हो सकता है कि द शुगर स्टॉक्स विल कंसोलिडेट इन माय व्यू। ऑफ कोर्स आपने अच्छे प्राइस पे लिया है, आप स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से दिस इज द टाइम कि आप अच्छे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस रख के ही होल्ड करें। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक से पहले हमने शुगर कंपनीज की चर्चा कर ली। ब्रेक के बाद चाय और कॉफ़ी की चर्चा भी कर लेंगे। इस बीच अगर आपको भी कॉफ़ी और चाय पीनी है तुरंत जाइए और ले लीजिए, बस छोटा सा ही ब्रेक है। खास सेगमेंट खबर गरम है, लेकिन खबर गरम पर जोड़ने से पहले, शरद को जोड़ने से पहले आज की उस खबर को जरूर एक बार आपको दिखा दें जो शरद ने अप्रैल में ही दे दी थी। जी आप बॉम्बे डाइंग के स्टॉक को लेकर आते हैं। आज 10-11% की तेजी है, और ना सिर्फ बॉम्बे डाइंग के स्टॉक में तेजी है, इनफैक्ट सारे रियल एस्टेट पैक में भी तेजी है। खबर उन्होंने दी थी लगभग अप्रैल के मिड में कि अपने नॉन कोर एसेट्स को मोनेटाइज कर सकता है ग्रुप, और डेट रिड्यूस करने, इनफैक्ट डेट कम ही हो जाए, खत्म ही हो जाएगा, डेट फ्री हो जाएगी कंपनी। और इसके चलते ही आप देखें तो इस ग्रुप ऑफ स्टॉक में आज अच्छी खासी मूवमेंट है, रियल एस्टेट में अच्छी खासी मूव है, और खबर पर मुहर आज लग गई। अब शरद ऐसी ही एक और बढ़िया सी खबर आज भी लेकर आए हैं, चले आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर लाल पैथलैब जो है फोकस में रहने वाला है, और देखें तो इम्पॉर्टेंटली जो है HNI बाइंग देखने मिल रही है। ऑफ कोर्स अगर बात करें तो वॉल्यूम्स जो है ऑलमोस्ट 6 टाइम्स उनके 20 डे एवरेज पे आई है, और आज जो है इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स भी क्रॉस हुआ है, वो है 50 डे मूविंग एवरेज का। अभी ऑलरेडी कंपनी जो है इनक्रेड इंस्टीट्यूशनल और कैपिटल रिसर्च फर्म से जो है मुलाकात करने वाली है सितंबर 18 तो सितंबर 19 से, और ऑलरेडी FIs के साथ मीटिंग अंडर वे है। 2 दिन पहले जेफरीज के साथ भी इनका मीटिंग हुआ था, और ये 1-on-1 मीटिंग्स हुए थे। इसके अलावा जो आगे जाते हुए जो कंपनी का गाइडेंस है, स्पेशली नॉन कोविड रेवेन्यू के सेगमेंट में, वहाँ पे ग्रोथ देखने मिल सकती है, और मैनेजमेंट ने जो एबिडा की गाइडेंस उसको रिटेन किया है, लगभग 24.5 to 26% का रेंज दिया गया है मिडिल टर्म लॉन्ग टर्म बेसिस पर। जो एक्सपेंशन की स्ट्रैटेजी है वो Tier 3 और Tier 4 सिटीज़ में आ रही है, और जहाँ पे हमारे चैनल चेक सजेस्ट कर रहे हैं कि उनकी जो एक नई प्रोडक्ट आई है स्वाश्वित करके, जो एक बंडल्ड पैकेज होता है 4-5 सर्विसेज को एक साथ देके, तो वहाँ पे इंक्वायरीज बढ़ रही है स्पेशली Tier 2 सिटीज़ में। तो यहाँ पे एक थोड़ी स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट देखने मिल रही है, और ऑफकोर्स एक स्पिल ओवर इफेक्ट भी देखने मिल रहा है। जिस तरह फार्मा हॉस्पिटल स्टॉक्स में बाइंग आई है, तो यहाँ पे भी जो है HNI इंटरेस्ट बना हुआ है। लब्स यहाँ पर आप बता रहे हैं HNI इंटरेस्ट बना हुआ है, स्टॉक में 2.5% की तेजी है, और यहाँ पर आप नज़र ज़रूर रखें। ठीक है, शुक्रिया शरद, ऐसे आप अच्छी गर्म खबरें लेकर आते रहिए, और हमारे व्यूवर्स के पैसे बने, यही हम चाहते हैं। डॉक्टर लाल पैथलैब पर तो आप ध्यान दें ही। एक बार बॉम्बे डाइंग के स्टॉक को भी लेकर आते हैं, और उस पर इस वक्त करना क्या चाहिए। अच्छी खासी आज जिसने नीचे के लेवल्स पे लिया होगा इस खबर के चलते नागराज, बॉम्बे डाइंग के स्टॉक में उसको अच्छा मुनाफा हो गया, एक बार के लिए एग्जिट कर दें, या फिर आपको लगता है कि स्टॉक में थोड़ा मोमेंटम रहेगा अभी?
न्यूज के बाद शार्प अपसाइड ब्रेकआउट दिखने को मिला, अराउंड 168 170 के आसपास से स्टॉक रिएक्ट कर रहा है, सेलिंग प्रेशर बिल्ड हो रहा है। मेरे ख्याल से आज का जो ओपनिंग अपसाइड गैप फॉर्म हुआ था अराउंड 140 के आसपास से एक सपोर्ट रहेगा। अगर ये स्टॉक नीचे गिरता है कि मुझे लगता है कि एक 140 के आसपास एक बाइंग इमर्ज हो सकता है, उधर से सपोर्ट से एक चांसेस है ये बढ़त आने का, और आगे वाले दिनों में 170 का एक रीटेस्ट हो सकता है। मेरे ख्याल से एक निचला सर में एक एंट्री करने का एक चांस रहेगा बाइंग स्टॉक की। लेकिन आज जो स्टॉक डॉक्टर लाल पाथलैब दिया है शरद ने, उस पर भी एक राय ले लेते हैं। अभी तो 2.5% की तेजी है एचएनआई का बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक में बना हुआ है, तो क्या ऊपर के लेवल्स और पॉसिबल हैं? क्या ये एक बीटीएसटी कैंडिडेट इन लेवल्स पर होगा क्षितिज? बिल्कुल प्रियंका, देखिए अगर हम लोग पिछले एक घंटे में देखें तो स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम आता दिखाई दिया है। इनफैक्ट निचले स्तरों पे स्टॉक में अच्छा ओपन इंटरेस्ट भी ऐड होता दिखाई दिया है। हालांकि टेक्निकली अगर बात करें तो स्टॉक में एक हर्डल जरूर दिखाई दे रहा है 2325 के लगभग। एक बार स्टॉक 2325 के ऊपर निकलता है तो पोजिशनली मुझे लगता है स्टॉक 2400 रुपए की तरफ भी मूव करता दिखाई दे सकता है। तो बिल्कुल स्टॉक के अंदर बने रहने की सलाह रहेगी, और एज ए बीटीएसटी कैंडिडेट भी स्टॉक यहाँ पे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड के साथ फेवर करता दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ से होल्ड जिनके पास है इन लेवल से आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। बीटीएसटी भी इन लेवल्स पर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रही दो स्टॉक्स पे बात। लेकिन एक और स्टॉक, एक स्पेस पर बात करते हैं जो अच्छी रिच मशीन्स और इंफ्रास्ट्रक्चर थीम से ही जुड़ा हुआ काउंटर है, वो है सांगवी मूवर्स। आज इसमें 10% की मूव है, 700 के आसपास इस वक्त ये स्टॉक चल रहा है। सांघवी मूवर्स को लेकर आते हैं, और नहीं ये नहीं, सांघवी मूवर्स उस स्टॉक को लेकर आते हैं, और 10% की आज चाल है। ये रिच मशीन्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, यस 11% की मूव है इसमें आज। इंफ्रा थीम से जुड़ा हुआ काउंटर है, ये भी एक पैरेलल स्पेस से है। और इसी के साथ एक और स्टॉक है जो है एस एक्शन कंस्ट्रक्शन, उसमें भी अच्छी खासी मूव देखने को मिली है पीछे नीचे के लोअर लेवल से ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स आप देखें तो। 6 महीने के अगर इसके चार्ट्स भी देखें तो अच्छा खासा वेल्थ क्रिएटर ये रहा है। 250-300 से चलती हुई चाल अब देखिए 700 तक पे आ गई है। जिस मोमेंटम के साथ ही चल रहा है, शाइना एक बार आपसे व्यू जानना चाहेंगे इस पर्टिकुलर स्पेस को। अगर आप कवर करते हो तो इसमें क्या टारगेट्स के लिए बने रहना चाहिए इन काउंटर्स में? शाइना, अच्छा शाइना हमारे साथ नहीं है इस वक्त, उनसे डिस्कनेक्शन हो गया था। लेकिन टेक्निकल राय नागराज हमें बताएंगे। नागराज, क्या करें, एक बार के लिए बुक करें और लोअर लेवल्स पे फिर से खरीद लें, फिर री एंटर कर लें, या फिर आपको लगता है कि नहीं राइड करें, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग बना हुआ है? मेरे ख्याल से ये स्टॉक टेक्निकली एक फॉल्स डाउनसाइड ब्रेकआउट देके एक रीबाउंड किया है, टेक्निकली एक अच्छा खासा बाउंस दिया है। 2 सेशन के पहले हमने देखे थे एक शार्प डिक्लाइन था। मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव इंडिकेशन है, और जो डाउनसाइड ब्रेकआउट हुआ था डेली 10 एंड 20 डे ईएमए के, उसको भी गेन किया है। आगे वाले दिनों में मैं देखता हूँ ये नेक्स्ट हर्डल जो 750 के आसपास जा सकता है। ठीक है, सांघवी मूवर्स को लेकर ये व्यू। लेकिन जैसे कि डिम्पी भी चर्चा कर रहे थे कि जो सरकारी कंपनियां उनसे ना नज़र हट नहीं रही है। और अगर आप इंडेक्स को उठा के देखेंगे, या फिर फ्यूचर्स की भी लिस्ट अगर आप उठा लें जो कि 200-250 स्टॉक्स की लिस्ट होती है, वहाँ पर भी उनका बोलबाला है। आप सेल देख लीजिए, वहाँ तेज़ी है। आप BHEL देख लीजिए, वहाँ पर तेज़ी है। NMDC और ऐसी तमाम कंपनियाँ, कॉनकोर, ये सारे के सारे 3 से लेकर 5% के आसपास की मूव्स दिखा रहे हैं। BHEL जरा क्षितिज जिसके बारे में आप व्यू दीजिए, क्योंकि ये शेयर बहुत करेक्ट हुआ है। आज हम देख रहे हैं कि ये फिर से 3 से 4% ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है BHEL का। और ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप अगर आप देखेंगे तो आपको ना थोड़ा उत्साह जगेगा इस शेयर के बारे में। 130 रुपए ये सही भाव है क्या? 148 से तो नीचे आया है, क्या फिर से वो अटेम्प्ट करने की तरफ जा सकता है शेयर ये? बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने स्टॉक पे प्रॉफिट बुकिंग आती देखी थी। इनफैक्ट हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। स्टॉक 148 रुपए के लगभग यहाँ पे लेवल्स टेस्ट करने के बाद डाउनसाइड में फिसलता दिखाई दिया था 122 की तरफ। वहां से अब कहीं ना कहीं एक टेक्निकल बाउंस आता दिखाई दे रहा है, बट स्टिल आई विल से जिस तरीके का ओपन इंटरेस्ट ऐड होता दिखाई दे रहा है, थोड़ी जल्दबाजी ना करें यहाँ पे ट्रेडर्स। थोड़ा सा भी यहाँ पे पेशेंस के साथ स्टॉक को एक बार कंफर्मेशन देने दे टू मूव अबव द की रेजिस्टेंस लेवल ऑफ 135। तो एक बार 135 रुपए के लेवल स्टॉक ब्रेक करता है अपसाइड में, तो मेरा कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्डअप होगा कि स्टॉक यस एक बार फिर से अपने अपसाइड मोमेंटम को कैरी करने में या कैच करने में पूरा यहाँ पे सहयोग दे रहा है। बट अगेन आई विल से एक बार 135 के लेवल्स को वेट एंड वॉच की तरह यहाँ पे यूज करें, और एक बार कंफर्मेशन की वेट आने के बाद यहाँ पे कोई पोजीशन बनाए।
ठीक है, BHEL पर ये व्यू। नागराज, जरा एशियन पेंट्स को आप देखिए, हम देख रहे हैं कि 1-1.25% के आसपास की इसमें गिरावट है। क्या ये शेयर STBT का कैंडिडेट हो सकता है आपके हिसाब से? चार्टिकली ये रेंज बाउंड मूवमेंट है। एक बड़ा तो तेजी या मंदी का लक्षण तो नहीं दिखा रहे हैं। 3300 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वैसे ही 3200 के आसपास एक सपोर्ट बना हुआ है। मुझे लगता है कि रेंज बाउंड एक्शन कंटिन्यू रहेगा, ज्यादा कुछ मूवमेंट नहीं रहेगा कोई भी साइड में। जरा बैंक पे चेक कर लेते हैं। अमूमन इस पे आप तभी ध्यान देंगे जब ये अपनी परसेंटेज से आपको आकर्षित करते हैं। जैसे कि सेंट्रल बैंक करीब 10% ऊपर और लास्ट का पौना घंटा इसी के नाम। IOB इंडियन ओवरसीज़ बैंक है, तो खैर हमने सुबह भी आपको नोटिस करवा दिया था, ये 7% ऊपर। इसको भी एक बार ज़रा दिखा दीजिए इंडियन ओवरसीज़ बैंक को। क्षितिज, बस मेरे को आपसे इतना पता करना है, ये BTST के कैंडिडेट हैं या नहीं, और दूसरा पोजीशंस लेनी भी है कि नहीं लेनी है। ये तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा जैकपॉट होता है जिनके पास होती हैं। सिर्फ देखने वाले तो देख रहे होते हैं, देखिए 10% ऊपर है। काश मैंने ले लिया होता तो मेरे को भी बेनिफिट होता। वो काश बन के ही रह जाता है। देखिए डिम्पी जी, बिल्कुल यहाँ पे कभी फिलहाल ऐसी तो कोई मेरे को नहीं नजर आ रहा है यहाँ पे चार्ट पे कि यहाँ पे आप कहीं पे रिग्रेट करें कि मैं यहाँ पे मोमेंटम प्ले नहीं कर पाया। बिकॉज जिस तरह की पोजिशनिंग पिछले आधे घंटे में बनी है इन स्टॉक्स के अंदर, तो मुझे लगता है अच्छे कैंडिडेट है एज अ BTST ट्रेड ले जाने के लिए। अगर बात करें यहाँ पे IOB की, सेंट्रल बैंक की, इंडियन बैंक की, यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑलरेडी मूव ले चुके हैं बड़ा। बट अगेन एक स्टॉक मेरे रडार पे आ रहा है, वो है महाराष्ट्र बैंक। महाराष्ट्र बैंक फिलहाल 44 के लगभग ट्रेड कर रहा है, और अगर परसेंटेज वाइज भी बात करें तो लगभग 2-2.25% के गेन्स यहाँ पे दिखा रहा है। बट अगेन यहाँ पे जिस तरीके की रिकवरी देखने को मिली है पिछले 2 सेशन में आफ्टर अ प्रॉफिट बुकिंग सेशन, यहाँ पे मुझे लगता है महाराष्ट्र बैंक कुड बी अ कंटेंडर टू टेक अ BTST। रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा फेवर कर रहा है। यहाँ पे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हो जाऊंगा 42 रुपीज के नीचे, 42 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल फ्रेश बेट ली जा सकती है महाराष्ट्र बैंक में। अपसाइड में मुझे लगता है कल तक में 47 से 48 तक के लेवल स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। जिस तरीके का मोमेंटम यहाँ पे PSU बैंक में बना हुआ है, बिल्कुल महाराष्ट्र बैंक वुड बी माय पिक एज अ BTST ट्रेड फ्रॉम हियर ऑन। ओके, ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र होगा BTST का आपका सौदा। अदरवाइज ज़्यादातर शेयर्स में आपको संभल कर ट्रेड करना है यहाँ, इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा था। मेरे को परसेंटेज दिखाने में कोई खुशी नहीं है कि 10% शेयर चल रहा है। मेरे को सिर्फ इस चीज़ में ज़्यादा समझ में आया कि यहाँ भी ठीक है, प्लस करना भी है कि अब नहीं करना है। संदीप सग्रवाल भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज़रा एक बार समझने की कोशिश करते हैं। जब 20,000 के पायदान पे आकर हम खड़े हो गए हों, आगे की दिशा क्या रह सकती है। सर बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। ये सर सबके मन में क्वेश्चन चल रहा है कि अब क्या होगा, क्या यहाँ पे बाज़ार थोड़ा ठहरेगा, एक राउंड की छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी जो 300-400 पॉइंट की होगी, या फिर बाज़ार इसी तरह से ट्रैप करता हुआ शॉर्ट्स को थोड़ा 20,500 तक भी जा सकता है। सर इसका जवाब आपके पास है, ज़रा बता दीजिए। देखिए मेरे ख्याल से मार्केट अब ऐसे लेवल्स पे आ गया है, स्पेशली जो स्मॉल और मिड कैप साइड मार्केट का है उसमें बहुत ज़्यादा फ्रेंजी है। अगर आप देखिए तो जो सबसे ज़्यादा स्पेकुलेटिव स्टॉक्स हैं वो सबसे ज़्यादा चल रहे हैं। अगर आप छोटे PSU बैंक्स ले लीजिए, अगर आप मतलब उन कंपनीज को ले लीजिए जो जनरली लॉस मेकिंग रही हैं और जो बहुत लो वैल्यूड है, और ये टिपिकली एक अच्छा संकेत नहीं होता मार्केट के लिए। तो मैं कहूँगा कि ये सतर्क रहने का समय है। यहाँ से जो भी अभी मार्केट में एंटर कर रहा है मिड कैप और स्मॉल कैप में, उसको इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए कि कभी भी वो जो स्टॉक्स वो खरीद रहे हैं 10, 15, 20% हो सकता है 30% भी यहाँ से गिर जाए अगले कुछ हफ्तों में। तो ये रिस्क को समझ के निवेश करना चाहिए। कुछ सेक्टर्स में पोटेंशियल फिर भी रहेगा, लेकिन ब्रॉडली ये समय थोड़ा केयरफुल रहने का है। मार्च में जैसे सब डरे हुए थे, वो खरीदने का समय था। अभी किसी के मन में डर नहीं है, तो थोड़ा संभल के। आप जैसे बता रहे हैं किसी के मन में डर नहीं है। एक बार के लिए डर लगा था कि शायद मिड कैप स्मॉल कैप में जिस तरह से मूव दिखा रहे हैं, एक जो करेक्शन आई थी और वो शायद थोड़ी और शार्प हो सकती है, लेकिन बहुत ही शैलो करेक्शन दिखी। इनफैक्ट वो तो डिप्स दिखे जहां पर बाइंग हुई। अभी आप मिड कैप स्मॉल पे क्या व्यू बना रहे हैं? देखिए हमेशा ऐसे ही होता है कि जब बहुत बड़े मूव के बाद एक दिन में 3-4% मार्केट गिरता है, तो बहुत सारे लोग जो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स होते हैं उनको लगता है कि बस करेक्शन खत्म हो गया और यहाँ पे खरीद लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग साइड पे भी बैठे होते हैं, उनको भी लगता है कि अब यहीं पे खरीद लेना चाहिए। लेकिन करेक्शन जब स्टार्ट होगा, क्योंकि अगर आप मिड कैप इंडेक्स का अगर आप चार्ट भी देख लिया, जितना स्ट्रेट लाइन ऊपर चढ़ा है 30%
प्लस का मूव सीधा एक सीधी लाइन की तरह आया है, ये सस्टेनेबल नहीं है। यहाँ से करेक्शन जरूर आना चाहिए, कुछ मतलब कुछ हजार पॉइंट का करेक्शन आना चाहिए। निफ्टी मिड कैप जो 100 इंडेक्स को मैं ट्रैक करता हूँ उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट स्ट्रेट लाइन में इस तरह चलता रहे और स्पेकुलेशन इस तरह सस्टेन रहे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ तो रिस्क रिवॉर्ड जो है वो बहुत अच्छा नहीं है इस समय उन लोगों के लिए, स्पेशली जिनका होराइजन 3-6 महीने का ही है या जिनका 2-3 साल का है, वो फिर भी रिस्क ले सकते हैं कि थोड़ा करेक्शन आएगा लेकिन फिर चढ़ जाएंगे वापस। ठीक है। और संदीप, इस वक्त जिन पॉकेट्स में अच्छी मूव है, क्योंकि पूरी पीएसयू बास्केट आप देखें, चाहे पीएसयू पावर हो, पीएसयू रेलवे हो, इंफ्रा हो, एनर्जी पैक हो, इनमें एक अच्छी खासी मूव और मोमेंटम बना हुआ है। मल्टी ईयर ब्रेकआउट बात की जा रही है पीएसयू बास्केट्स, और पीएसयू बैंक्स भी अब वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त जिस तरह की मूव हमें इन स्पेसेस दिखाई, क्या अब आपको लगता है कि बैंक्स भी कम बैक कर चुके हैं? क्योंकि वो आईसीसीआर का जो एक हैंगओवर था वो हटता जा रहा है, इन्फ्लेशन कूल ऑफ होता हुआ दिखाई दे रहा है क्लियरली। तो क्या बैंक्स पर बेट होनी चाहिए, स्पेशली पीएसयू बैंक्स पर? प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, एक्सिस, आईसीआईसीआई, इस टाइप के बैंक्स जो है जिन्होंने अंडर परफॉर्म किया है रिलेटिवली इस मूव में, तो वहां पे रिस्क रिवॉर्ड फिर भी रीजनेबल है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट पूरा गिरेगा तो ये बैंक्स नहीं गिरेंगे, इनमें भी थोड़ा करेक्शन आएगा लेकिन थोड़ा कम हो सकता है। और जो आप पीएसयू बैंक्स की ये पीएसयूज की बात कर रहे हैं, आप मूव देखिए, जैसे आईटीआई जैसा स्टॉक जिसका पिछले साल 360 करोड़ का लॉस था, पिछले क्वार्टर में 100 करोड़ प्लस का लॉस था, जस्ट बिकॉज उन्होंने कुछ लैपटॉप और पैड्स निकाल दिए तो उसका स्टॉक अब मल्टी ईयर हाई पे चले गया। ये बहुत ज्यादा एक्सेस स्पेकुलेशन है मार्केट में, ये केयरफुल रहने का समय है। संदीप सर, एक सवाल मेरा है कि हम देख रहे हैं कि बाजार की जो तेजी हुई है, क्या ये वो समय है कि कुछ नए सेक्टर पहचाने जाए आगे की तेजी करने के लिए? और दूसरा सवाल, आपने कहा कि इसी तरह से नहीं चलते रहेंगे, मिड कैप स्मॉल कैप थोड़ा सा ब्रेक लगेगा, तो वो लोग, हालांकि हम देख रहे हैं कि रेलवे, शिपिंग, इसके अलावा कुछ और पैक्स मिड कैप में हैं, डिफेंस वाले, क्या जिनको प्रॉफिट हो रहा है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लें, ये ठीक स्ट्रेटजी रहेगी? देखिए, वो डिपेंड करता है कि आपका जो टोटल अमाउंट है उससे आपका कितना इक्विटी में है। अगर आपने सारे पैसे मार्केट में लगाए हुए हैं इस समय, तो बहुत सेंस बनता है कि आप थोड़ा कैश जनरेट कीजिए। अगर आपका टोटल पैसे में से आपने 5-10% ही लगाया है तो फिर उसमें से निकाल के इतना कोई लॉजिक नहीं है। तो डिपेंड करता है कि आपका कितना एक्सपोजर है मार्केट एज अ पार्ट ऑफ, जैसे कि आपके ओवरऑल एक्सपोजर से। मैं कहूँगा कि अगर आपका इक्विटी एक्सपोजर आपको एक पर्टिकुलर लेवल पे रखना है, उसके पूरे एक्सपोजर पे आप है, तो जरूर सेंस बनता है कि थोड़ा कैश जनरेट किया जाए। एक और सवाल है, अब देखिए सितंबर का महीना आधा बीत गया, यहाँ से 3-3.5 महीने और बीतेंगे और जैसे ही नया साल आएगा ना, पूरा का पूरा जो फोकस होगा वो शिफ्ट हो जाएगा चुनावों पर। तो चुनावों के मद्देनजर, चूंकि बहुत सारे लोग उस हिसाब से भी अपनी प्लानिंग करते हैं, तैयारी करते हैं, आपके हिसाब से कौन सारे सेक्टर्स हैं जिनमें रफ्तार बनी रहेगी और थोड़ा अपना वेटेज उनकी तरफ बढ़ा देना चाहिए? ये चुनाव में अब दो टाइप के व्यू लोग ले सकते हैं कि अगर सेम गवर्नमेंट चलेगी, आपका व्यू ये है, अगर जनरल व्यू ये है, तो फिर कुछ ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अगर लोगों को लगता है कि कुछ गवर्नमेंट में चेंज हो सकता है, तो फिर जिस तरह की रैली हम पीएसयूज में देख रहे हैं, जिस तरह की रैली हम कुछ जिन सेक्टर्स पे इस गवर्नमेंट का फोकस है वहां पे रैली आ रही है, वो सेक्टर्स कूल ऑफ हो सकते हैं। लेकिन वो अभी मेरे ख्याल से थोड़ा प्रीमेच्योर है, अभी उसके लिए हमें वेट करनी पड़ेगी और इवैल्यूएट करना पड़ेगा आगे जाके। बट ओवरऑल डायरेक्शनली मार्केट 2-3 साल में जरूर अच्छा रहेगा, लेकिन नियर टर्म में, जैसे मैंने 2-3 बार कहा है, कि मुझे रिस्क लगता है। ठीक है सर, आपने 2-3 बार कहा है, हमें भी यही चीज़ सुन के बड़ी हैरानी हो रही है। आप 2-3 बार ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसका मतलब ये बात है, मद्देनज़र ध्यान देने वाली बात है कि आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और इसे संदीप सर नहीं कह रहे, बल्कि कई एनालिस्ट ने इसी प्लेटफॉर्म पे आपसे आपकी ये बात आके कही है। बाज़ार के अंदर कोई बड़ी टूट नहीं हुई है, लेकिन टूट होने से पहले ही समझदार लोग आपको थोड़ा इशारा बता रहे हैं, सावधान रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब जरा सौमित को अपने साथ जोड़ते हैं। फुटसी की कुछ रीबैलेंसिंग हो रही है, उसके बारे में वो हमको जानकारी दे रही है। सौमित बताएं, ये रीबैलेंसिंग कब हो रही है, कब से इफेक्टिव होगी और इसके किसको फ़ायदा, किसको नुकसान होने जा रहा है?
एक्चुअली 3 मेजर रिबैलेंसिंग है कल, फिट्सी, सेंसेक्स और विजडम 3 इंडिया अर्निंग्स फंड जो है उसका। और फिट्सी के लिए अगर आप देखेंगे तो केवल फिट्सी के रिबैलेंसिंग के कारण करीब $570 मिलियन US का इन्फ्लो आने की एक्सपेक्टेशंस है इंडिया में। अब ये रिबैलेंसिंग कल होगा सितंबर 15 को, और लास्ट हाफ एन आवर में यूजुअली ये रिबैलेंसिंग देखने को मिलता है हमें। विजडम ट्री इंडिया जो है अर्निंग्स फंड में HDFC बैंक को ऐड कर रहे हैं, और ये एडिशन के कारण HDFC बैंक में करीब $90 मिलियन US का इन्फ्लो एक्सपेक्टेड है। और बाकी फिट्सी और सेंसेक्स के कारण अगर तीनों को मिला लेते हैं हम, तीनों को मिला के जो क्यूमुलेटिव इन्फ्लो होगा HDFC बैंक में वो करीब $562 मिलियन US का एक्सपेक्टेड है कल के ट्रेड में, और जो कि 1.5 टाइम्स हो जाता है कंपनी के 20 डे एवरेज वॉल्यूम के सामने। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो AIA इंजीनियरिंग में भी करीब $31 मिलियन US का इन्फ्लो एक्सपेक्टेड है, जो कि 7.4 टाइम्स है उसके 20 डे एवरेज वॉल्यूम के सामने। सिंजन में करीब 20 मिलियन का एक्सपेक्टेड है, जो कि 2.3 टाइम्स है उसके 20 डे एवरेज के सामने। उसके अलावा कैप्री ग्लोबल, आयन एक्सचेंज, उषा मार्टिन, सफारी इंडस्ट्रीज और तमिलनाडु सभी कंपनीज में करीब 8 to 12 मिलियन US का इन्फ्लोज एक्सपेक्टेड है, जो कि 2 टाइम से ज़्यादा है उसके 20 डे एवरेज के सामने। अब कुछ स्टॉक जो आउटफ्लो के कारण फोकस में रहेगा, सबसे पहले हैटसन एग्रो करीब $12 मिलियन US का आउटफ्लो एक्सपेक्टेड है, जो कि करीब 13 टाइम्स है उसके 20 डे एवरेज के सामने। ब्रुकफील्ड REIT में करीब $7 मिलियन का आउटफ्लो एक्सपेक्टेड है, जो कि 4 टाइम्स है उसके 20 डे एवरेज के सामने। उसके अलावा बजाज फिनसर्व, इन्फोसिस, HUL में करीब 18 to 56 मिलियन US के आउटफ्लो एक्सपेक्टेड है कल के ट्रेड में। फिट्सी और सेंसेक्स रिबैलेंसिंग सब मिला के ये इनफ्लो आउटफ्लो का आपके पास नंबर्स है, तो इन स्टॉक्स को फोकस में रखिएगा। $60 मिलियन का फ्लो सिर्फ HDFC बैंक में यहाँ बात की जा रही है, और इसलिए हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से HDFC बैंक में अच्छे वॉल्यूम भी है। शुक्रिया सुमित, ये सारी लिस्ट हमारे साथ शेयर करने के लिए। इन स्टॉक्स में बड़े नाम भी हैं, कई सारे लार्ज कैप्स हैं, और इनफैक्ट मिड कैप और स्मॉल कैप भी कई सारे काउंटर्स हैं। एक बार समझ लेते हैं BTST ट्रेड्स हैं कहाँ पॉसिबल। क्षितिज, अगर आप ये लिस्ट देख पा रहे हैं, इसमें बजाज फिनसर्व, इन्फोसिस, HUL जैसे काउंटर्स हैं, HDFC जैसे काउंटर्स हैं, कौन से स्टॉक्स आप BTST के तौर पर ऐड करेंगे यहाँ? प्रियंका, देखिए यहाँ पे अगर एज अ BTST ट्रेड लेके जाना होगा तो मुझे लगता है यहाँ पे पिछले 15 मिनट में गैस स्टॉक्स के अंदर पोजीशन बनती दिखाई दे रही है। इनफैक्ट गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया की यहाँ पे बात करूंगा मैं। गेल के स्टॉक में लगभग पिछले 15 मिनट में अच्छी खासी पोजीशनिंग बनती दिखाई दे रही है, विच आई एक्सपेक्ट कि कल के सेशन में कंटिन्यू होती दिखाई देगी। स्टॉक ट्रेड कर रहा है यहाँ पे लगभग 126-126.50 के आसपास। यहाँ पे एज अ BTST ट्रेड लेके जाने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ पे सुझाऊंगा 123 रुपए के नीचे। अपसाइड में मुझे लगता है 131 से 132 तक के लेवल स्टॉक के अंदर टेस्ट होते दिखाई देंगे। तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके ऊपर नजर बनी रहेगी। जो दूसरा BTST कैंडिडेट रहेगा वो भी अगेन देखिए सेम स्पेस में रहेगा, IGL का काउंटर है, इंद्रप्रस्था गैस की अगर बात करें तो स्टॉक ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग विटनेस करी थी 2 सेशन पहले, बट जिस तरह की रिकवरी अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल से आती दिखाई दे रही है, मुझे लगता है मोमेंटम बिल्कुल कैच करना चाहिए। अपने रीसेंट जो लेवल्स टेस्ट करे थे स्टॉक ने 485 तक के, वहां तक स्टॉक को एक बार कैरी करना चाहिए मोमेंटम को। तो यहाँ पे एज ए BTST ट्रेड IGL सुझाऊंगा। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है 460 रुपए के नीचे। अपसाइड में मैंने जैसे कि बताया 485, उसके बाद 488, ये 2 लेवल्स है एज अ टारगेट फॉर एन IGL। तो गेल और IGL के ऊपर यहाँ पे नजर बना के रखेंगे एज अ BTST। तो गेल और IGL यानी गैस बेस एनर्जी मिक्स आपको पसंद आ रहा है यहाँ BTST के लिए, ठीक है। एक बार नागराज से भी समझ लेते हैं। नागराज, कौन से स्पेस को लुक्रेटिव देख रहे हैं इस पॉइंट पर? नागराज। हाँ, मेरा डिस्कशन में कहा था मेरा मेटल और IT सेक्टर में एक ट्रैक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़ा कुछ अपसाइड पॉसिबल है। वही बेसिस पे मैंने कॉल दिया था टाटा स्टील एंड टेक महिंद्रा। मैं अभी भी मानता हूँ कि शॉर्ट टर्म के लिए जो चार्ट सेटअप है टाटा स्टील और टेक महिंद्रा का, एक शॉर्ट टर्म के लिए एक अच्छा खासा मोमेंट के लिए अराउंड 3 to 4% एटलीस्ट 1-2 दिन के लिए एक चांसेस रहेगा, उसमें मटेरियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, टाटा स्टील को लेकर ये व्यू। क्षितिज, आप जरा चेक कीजिए ना ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स को। ये शेयर लगातार चला है, परसों के सत्र में थोड़ी सी रफ्तार रुकती हुई दिखाई दी, लेकिन फिर से 2 दिन से अच्छी खासी रफ्तार है। और खबरें इसमें यह भी आई हैं कि कुछ बड़े निवेशक इसमें सक्रिय हुए हैं और हिस्सेदारी ली है। आप चार्ट इसका कैसा लग रहा है आपको, और क्या लक्ष्य आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं इसमें? देखिए अभिषेक जी, स्टॉक ने अच्छा मोमेंटम कैचअप किया था लोअर लेवल से लगभग 120 रुपए से। वहां से स्टॉक कहीं ना कहीं एक बार ट्रैवल करता हुआ 165 की तरफ मूव करता दिखाई दे रहा है। अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू आर टॉकिंग अबाउट TRIL।
तो जो स्टॉक ने मोमेंटम कैच किया है मुझे लगता है बिल्कुल कैरी रहना चाहिए टुवर्ड्स 180 लेवल्स। तो फिलहाल तो ये दिख रहे हैं चार्ट्स के ऊपर 180 के लेवल तक स्टॉक एक बार मोमेंटम कैच करता दिखाई देगा। डाउनसाइड की बात करें तो स्टॉक ने अच्छा बेस बिल्डअप कर लिया 154 के लगभग। तो अगर किसी के पास ऑलरेडी यहाँ पे पोजीशन है TRIL के अंदर, तो 154 के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल कैरी करी जा सकती है। अपसाइड में मैंने जैसे बताया 180 के लेवल एक बार टेस्ट होते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट आता है स्टॉक का 185 का। तो चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, मोमेंटम स्टॉक ने पकड़ा हुआ है, बिल्कुल बने रहे। ठीक है, बने रहने की सलाह है। ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स में यूनाइटेड स्पिरिट्स में अच्छी तेजी आज है और दिन के ऊपरी स्तरों पर यह शेयर आज क्लोजिंग देने जा रहा है। 1065 का भाव है, 3.5% के आसपास की बढ़िया तेजी है और बिल्कुल 52 हफ्ते की ऊंचाई पर यह शेयर ट्रेड कर रहा है। यूएसएल, इसमें BTST ट्रेड बनता है क्या नागराज? जी हाँ, ग्रेजुअली ये मैकडॉवेल एक अपसाइड मोमेंटम में कई दिनों से छोटे से लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है और निचला सर से बाइंग भी एमर्ज हो रहा है। एक 2 दिन के डिक्लाइन के बाद एक डिसेंट बाइंग एमर्ज हुआ है निचला सर से आज के दिन। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए ये अपसाइड मोमेंटम जारी रहेगा और ये स्टॉक का नेक्स्ट ओवरहेड रेजिस्टेंस रहेगा अराउंड 1100 का। ठीक है, डन। मार्केट में 33 पॉइंट की बढ़त, 68 पॉइंट की तेज़ी बैंक निफ्टी पे। कोशिश कर रहा है कि आज इसी रेंज में क्लोज करे। कोई ऐसा एबनॉर्मल सौदा हमको अभी तक वैसा नहीं दिख रहा कि फ्यूचर्स में जहाँ पे एक पोजीशंस बनाई जाके। एक काम कर सकते हैं, मैं थोड़ा सेफ्टी वाला शेयर आपके सामने रखता हूँ। अमूमन नहीं तो क्या परसेंटेज गेन लूज के चक्कर में फंस जाते हैं। क्षितिज, आप ना एक शेयर देखो, चंबल फर्टिलाइज़र, ये ना यहीं पे आके रुक रहा है। आप ना इसका 1 महीने का या हफ्ते का चार्ट दिखाना चंबल का, इंट्राडे मत दिखाना, इंट्राडे में कुछ भी नहीं दिखेगा, हफ्ते का दिखाओ। हफ्ते भर से आप देख रहे हैं ये अटेम्प्ट ना इसकी बार बार फेल हो रही है। अमूमन क्या होता है ना, जब अटेम्प्ट फेल होती है ना तो शेयर क्रैक करता है, प्रॉफिट बुकिंग दिखाता है। इस शेयर की अटेम्प्ट तो फेल हो रही है बट ये प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रहा, बार आके 285 290 के मुआयने पे आके खड़ा हो जाता है। या आप पूरा एक हफ्ते का रेंज देख पा रहे हैं, सिर्फ 3 रुपये है बस। अब मेरे को ये बताइए, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ चंबल फर्टिलाइज़र को लेके या अपने टाइम का सही इस्तेमाल कर रहा हूँ शेयर के अंदर बैठ के, क्योंकि लॉस भी नहीं है, प्रॉफिट अब आएगा तो छप्पर फाड़ के आएगा। डिम्पी जी, यहाँ पे सलाह देना चाहूंगा कि टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपका टाइम इनफैक्ट आपने इन्वेस्ट किया हुआ है स्टॉक के अंदर। बिल्कुल पेशेंस के साथ स्टॉक पे बने रहिए। देखिए ब्रॉडर चार्ट्स काफी ज्यादा पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं। स्टॉक ने एक डबल बॉटम पैटर्न बनाया था लगभग 250 रुपए के आसपास। कहीं ना कहीं मशक्कत जरूर फील कर रहा है यहाँ पे स्टॉक 290 295 के ऊपर निकलने में। बट अगेन यहाँ पे जितना ज्यादा समय बिताएगा और बिना गिरे यहाँ पे समय बिताएगा उतना अच्छा है स्टॉक के लिए। हेल्दी है यहाँ पे कंसोलिडेशन, क्योंकि बड़ी इस कंसोलिडेशन के बाद जो बड़ा मूव आएगा, बिल्कुल आपने जैसे कि फरमाया, छप्पर फाड़ के यहाँ पे स्टॉक के अंदर गेंस देखने को मिल सकते हैं। 310 तक के यहाँ पे टारगेट सुझाऊंगा पोजिशनली चंबल फर्टिलाइजर में। चार्ट स्ट्रक्चर काफी ज्यादा पॉजिटिव है, थोड़ा कंसोलिडेशन जरूर है बट मुझे एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे स्टॉक एक बार मूव लेना स्टार्ट करता है 295 रुपीज के ऊपर, तो वहां से 310 से 312 रुपए तक के लेवल्स बहुत ही जल्द और बहुत ही स्पीड से यहाँ पे टेस्ट करेगा। तो पॉजिटिव व्यू है स्टॉक के अंदर, बिल्कुल बने रहे। ठीक है, तो इसमें बने रहने की सलाह दे रहे हैं क्षितिज। और ऐसी कई सारी कॉल्स की बात भी हुई और आप देखें तो पिछले लास्ट हाफ एन आवर में, लास्ट 15-20 मिनट में बाजार में तेजी बढ़ी भी है। 20,100 के ऊपर अब हम निफ्टी पर हैं और इनफैक्ट जिस तरह की हम कॉल राइटिंग ऊपर की तरफ 20,100 पर देख रहे थे, अब वो थोड़ा शिफ्ट हुआ क्योंकि एक्सपायरी मूव थी। अब आपको नए हफ्ते की तैयारी करनी है, नई एक्सपायरी की तैयारी करनी है। तो अभी जो फिलहाल आपको एक्टिव कॉल्स अब अगले हफ्ते के लिए दिख रही हैं उसमें 20,200 के ऊपर थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। जो 20,200 हालांकि एक बड़ा रेजिस्टेंस भी हो सकता है, लेकिन आप एटलीस्ट 20,100 की पुट राइटिंग दिख रहे हैं, यानी थोड़ा बेस नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट जरूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। कौन से सेक्टर्स और स्पेसेस आज बढ़े रहे हैं आज? क्योंकि PSU स्पेस को हमने देखा वहां बड़ी मूव है, मेटल्स ने आउट परफॉर्म किया, मिड कैप और स्मॉल कैप फिर से आपको वापसी 1-1.5% की तेजी करते हुए दिखाई दिए। और साथ ही ओवरऑल सारे सेक्टर्स में जो कंट्रीब्यूशन, बड़ा कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा आया वो PSU स्पेस से आया। PSU मेटल्स हो, PSU बैंक्स हो, वहाँ से एक बड़ा मूवमेंट आ रही है। और इनफैक्ट आप निफ्टी में ही काउंटर्स को, पहले 5 काउंटर्स को देखें तो उसमें हिंडाल्को, UPL जैसे काउंटर्स हैं, ONGC जैसे काउंटर्स हैं। उसके अलावा दूसरे जो हैं, दूसरे काउंटर्स में आपको IT थोड़ा लगाट दिख रहा था, लेकिन IT में अब आप फिर से देख रहे हैं कि मूव दिख रही है। टेक महिंद्रा में
पिछले 15 मिनट में वहां पर तेजी बढ़ी है, लगभग 1.5% की तेजी आपको टेक महिंद्रा में दिख रही है। वन ऑफ द टॉप गेनर्स भी है। आयशर मोटर्स तेज हुआ है, इनफैक्ट ऑटोपैक सारा ही तेज हुआ है। आयशर मोटर्स में लगभग 2% की तेजी देखने को मिल रही है। और साथ ही कुछ और जो दूसरे बड़े लार्ज कैप सामने आए हैं जिनमें मूव्स बड़ी हैं, उसमें नेस्ले जैसे काउंटर्स हैं, स्टील पैक के कुछ और काउंटर्स, डिवीज लैब जैसे काउंटर्स, फार्मा और एफएमसीजी में से भी आपको नेस्ले, डिवीज लैब जैसे काउंटर्स इस वक्त ऊपर आए हैं पिछले 5-10 मिनटों में, लास्ट के 15 मिनट्स में वी कैन से दैट। लेकिन लगाट कहाँ है? थोड़े से आईटी के कुछ काउंटर्स, एलटीआई माइंट्री जैसे काउंटर्स, वो अभी आप देख रहे हैं वहाँ प्रॉफिट बुकिंग है। 5500 पर फिर से वापस चला गया एलटीआई माइंट्री। कंज्यूमर काउंटर, कंज्यूमर नेम्स लाइक टाटा कंज्यूमर, आईटीसी, टाइटन, ये लगाट है इस वक्त। एशियन पेंट्स फॉर दैट मैटर, ब्रिटानिया फॉर दैट मैटर, ये स्पेसेस अभी फिलहाल नहीं चल रहे बाजार को, जो थोड़ा नीचे की तरफ खींच रहा है। लेकिन अच्छी मूवमेंट, अच्छा मोमेंटम, अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट गेनर सेक्टर इस वक्त सेक्टोरल गेनर है वो आपको मेटल दिख रहा है, पीएसयू बैंक्स दिख रहे हैं, रियल एस्टेट पैक पूरा आज अच्छा खासा तेज है। पूरा पीएससी बास्केट में अच्छी मूवमेंट जो पिछले कई दिनों का ट्रेंड है वो आज भी आपको क्लियरली प्ले आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार मिड कैप और स्मॉल कैप में भी कुछ काउंटर्स को ले आते हैं। और ये जो फुटसी रिजिक की भी अभी बात बता रहे थे स्वामी, तो उसमें भी चलते भी आप कई सारे काउंटर्स हैं जिनमें मूव देख रहे हैं। डालमिया भारत 12% की मूव है, इसमें शुगर का भी ट्रिगर होता है और शुगर स्टॉक्स चल रहे हैं। एक और जो न्यूज़ प्ले आउट हो रही है वो ये कि शायद शुगर थोड़ा डेफिसिट में रहेगा तो प्राइसेस फिर से रीजिग हो सकते हैं, ऊपर की तरफ पुश होंगे और वो और तेजी दे रहा है इन शुगर काउंटर्स को भी। डालमिया भारत में मूव है। कंटेनर कॉर्प में एक अच्छी रिपोर्ट आई थी, आप वहां देखिए 3-3.5% की तेजी है। और फिर से आपको एनर्जी पैक में फिर से तेजी दिख रही है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी में तेजी है, जेएसपीएल में एनर्जी दिखाई दे रही है। मिड कैप में ही मेटल नेम्स में सेल जैसे काउंटर्स में मूव दिख रही है। डॉक्टर लाल पाथलाब पर अभी हमें डीआईएस का अच्छा रुझान आ रहा है स्टॉक में देखने के लिए, शरद भी हमें बता के गए। तो आप फिर से आप देख रहे हैं कि वही स्पेसेस एनर्जी के और पावर स्पेसेस स्पेशली फिर से एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक दिन का इसे ब्रीदर लिया था बाजार ने, करेक्शन थी सिर्फ एक शेकआउट की तरह और इनफैक्ट शैलो करेक्शन थी जिस पर आपने फिर से देखा है कि उन डिप्स पर फिर से बाइंग हुई है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स को आप देखें तो वो फिर से रिबाउंड करते हुए 1-1.5% की तेजी के साथ इस वक्त क्लोजिंग की तैयारी कर रहे हैं। बजाज इलेक्ट्रिकल्स वहां पर थोड़ा सा अभी दबाव देखने को मिल रहा है। अगर आप स्मॉल कैप में कुछ काउंटर्स की बात करें वहां पर इनफैक्ट डी मर्जर का उनका एक ट्रिगर है, इस ट्रिगर पर पहले चला भी था काउंटर, लेकिन अभी फिलहाल देखना होगा, इसकी डिटेल्स आएंगी। जो बजाज इलेक्ट्रिकल से डी मर्जर का ट्रिगर है वो ये बिजनेस अलग होकर जब लिस्ट होगा तो बाजार के कुछ कंसर्न्स है जिसकी वजह से आप 7% की गिरावट भी देख रहे हैं। एल्गाई, केईसी जैसे दूसरे कुछ काउंटर्स हैं जहां पर गिरावट है, लेकिन जिन स्पेसेस में स्ट्रेंथ है, ऑर्डर विजिबिलिटी है, ट्रिगर और न्यूज फ्लो है एनबीसीसी जैसे काउंटर्स में, वहां पर आज भी आपको मूव दिख रही है। त्रिवेणी में फिर से आपको 7.5% की, इसमें शुगर का भी और कैपिटल गुड स्पेस दोनों का ही ट्रिगर है, वहां पर भी आपको मूव दिख रही है। इसी के साथ फिलहाल शो को यही वाइंड अप करते हैं। हमारे साथ हमारे सारे एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। शाइना हमारे साथ हैं, हमारे साथ नागराज हैं और क्षितिज हैं, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे डिम्पी और अभिषेक को दीजिए इजाजत।